अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन कुछ करेक्टिव मोड दिखाई दिया है, यानी कि मार्केट के अंदर एक बैलेंस देखा गया है। इन्वेस्टर्स की जानिब से कुछ करेक्शन देखी गई है, लेकिन फाइनली मार्केट के नंबर्स एज स्ट्रॉन्ग एज हम कह सकते हैं कि 42,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 42,500 अबव क्लोजर रहा और साथ साथ जो एक बाइंग एपिटाइट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इन्वेस्टर्स का जो बाइंग साइड या बाइंग जॉनरा दिखाई दिया वो काफ़ी हद तक थर्ड टियर स्क्रिप्ट से सेकंड टियर स्क्रिप्ट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे ये चेंज आना, इन्वेस्टर्स का मार्केट के अंदर रहना, ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स की जानिब से आज अगर पूरे वीक को एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बुल रन ही एक्सपेक्टेड है। कल वीक का लास्ट सेशन है और साथ साथ मंडे से मजीद फ्रेश बाइंग जो है मार्केट के अंदर आने की तवक्कुआत हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,983.75 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 43,099.75, लोअर वॉज 42,769.37 एंड फाइनली क्लोजर 42,819.72 यानी कि 164.03 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 181.22 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में डिक्लाइन है 3.68 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड। कल के दिन भी हमने 6 बिलियन के अबव वैल्यू देखी थी, आज भी यही दिखाई दे रहा है। 6.15 बिलियन रुपीस वैल्यू देखी गई है रेडी मार्केट की। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, बीआईपीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.69 के इजाफे के साथ। 13.92 पे क्लोजर, 17.13 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड सेकंड स्कॉट पे 0.99 का डिक्लाइन देखा गया। 17.37 पे क्लोजर रहा। 11.59 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। टेलीकार्ड थर्ड स्कॉट पे 0.12 का गेन, 10.19 पे क्लोजर, 11.54 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से। एक वो चीज़ जो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से देखी जाती है, एक गैप देखा जाता है, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट्स के नंबर्स और रेमिटेंसेस के नंबर्स मिलाते हैं तो आप यहाँ पे पैरेलल हो पाते हैं इंपोर्ट के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर रेमिटेंसेस की बात हो रही है और सिर्फ आज हम कोशिश करेंगे कि रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू का आगाज़ भी करें और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें देखें कि रेमिटेंसेस कितना एडिशन करता है इकॉनमी के अंदर। खासकर जब हम इकॉनमी के नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान की मार्केट से बहुत पोटेंशियल दूसरे कंट्रीज़ भी जाता है। यानी कि खाली अगर हम ये देखें कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो रहते ही वहाँ पर हैं और यहाँ पर पैसे भेजते हैं, उनका कितना ज़्यादा रेशो है, साथ साथ वो जो कि प्लान करते हैं कि उन्हें जाना है इस ईयर और नेक्स्ट ईयर यहाँ रहना है। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इमर्जिंग यूरोपियन मार्केट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है, फर्दर पाकिस्तान से कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी गुंजाइश है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इंसेंटिव्स रिक्वायर्ड होते हैं जब रेमिटेंसेस की बात होती है। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी होती है और साथ साथ वो ये देखते हैं कि इस तरीके से अगर उनको इंसेंटिफाई किया जाएगा तो कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हम उनसे फर्दर गेन कर पाएंगे। तो ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली भी देखें तो क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की मार्केट और मार्केट्स को कैसे टैप कर सकती है। तो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जाहिद हुसैन साहब, आप एक्सपर्ट हैं, चेयरमैन हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान पराचा साहब, आप स्पोक्स पर्सन भी हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के, प्योपा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जाहिद साहब आपसे। जाहिद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा सरमाया, दूसरा ये कि रेमिटेंसेस की बात करें तो रेमिटेंसेस की मद में हमें बड़ी हेल्प हुई है। अगर थोड़ा सा देखें, ये चीज़ हमें जब पता चली थी जब कोविड आया था और जब थोड़ा सा एक ये इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और हमारे पास रेमिटेंसेस के अंदर एक खातिर ख्वाह कमी आई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट फर्दर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का इमेज अच्छा जा रहा है, पाकिस्तान के लिए जो है वो ये लोग बात कर रहे हैं कि दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल। अब रेमिटेंसेस की क्या सूरत हाल आप देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक रेमिटेंसेस का ताल्लुक है तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 30-31 बिलियन डॉलर की थी पिछले साल और इतनी ही हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस भी थी। तो हम जितनी भी इंसेंटिव देते हैं एक्सपोर्टर्स को, सारी कोशिश करते हैं, सारी एफर्ट्स करते हैं
उसके बावजूद हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30-31 बिलियन डॉलर की विसिनिटी में रही। और उससे पीछे भी अगर हम देखते हैं तो 20, 21, 22, 24, 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स रही और तकरीबन पैरेलल हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं वो भी उसके साथ साथ चलती रही। तो हमारी जो टोटल इनकम है उसका तकरीबन 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है जो फॉरेन रेमिटेंस है। अब इसमें जो बात है कि इस साल जो है, जैसे हमारी पिछले साल 31 अरब डॉलर की 31.2 बिलियन डॉलर की हमारी रेमिटेंसेज थी जी। अब इस साल जो है वो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई से, इसमें थोड़ा डिप आना शुरू हुआ है। अब वो डिप आने की क्या रीज़न हैं, अभी आप देखें जुलाई और अगस्त में डिप आया, अगस्त में थोड़ा सा राइज हुआ, जुलाई में डिप आया, उसके बाद फिर सितंबर में डिप आया और अब अक्टूबर को साथ मिला लें अगर तो, और ये तकरीबन 4 महीनों में हमारा कोई 9.9%, 10% समझ लें, तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में इसमें डिप आया। और अगर सिर्फ अक्टूबर को हम देखें तो इसमें तकरीबन 16% का डिप है। अब इसका मतलब ये है कि हम आहिस्ता 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 हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो कम हो रही है। 4 महीने में तकरीबन 1 अरब डॉलर की रेमिटेंस कम हो चुकी है। तो इसका मतलब है 12 महीनों के अगर हम देखते हैं तो 3 अरब डॉलर की ये कम हो क्या गई। है, ये कम क्यों अब हो रही है? 3 अरब डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान बहुत जैसे बड़ा कंट्री चंक के है। लिए। या अच्छा, अब इसमें वजह क्या है? वजह एक तो ये है कि पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है, अब लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग और थोड़ा सा घूमना फिरना, उम्रे पे जाना, ये वो सारी चीज़ें जो है, हमारे जो फॉरेन दोस्त हैं तो वो उनकी कुछ वहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर्स जो पहले उनके रुके हुए थे, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी उसकी वजह से वो नहीं हो पा रही। तो अब यह है कि वो थोड़ा सा वो एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी एक्सपेंस कर रहे हैं। तो एक तो वो रीज़न है। दूसरी हमारी जो रीज़न है वो ये है कि हमारा जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंटर बैंक रेट है और ओपन मार्केट रेट है, उसमें तकरीबन 7-8 रुपए का फ़र्क है। तो वो एक इंसेंटिव है जो वहाँ से रेमिटेंस आती है, उसमें उसके पास चॉइस है कि वो अच्छा। थ्रू बैंकिंग चैनल पैसे भेजें या ओपन मार्केट में भेजें, ओके। यानी जो हुंडी वगैरह जो होती हवाला, है। हाँ। तो अगर वो हुंडी से बेचते हैं तो उन्हें कोई 7-8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो बुकिश बात है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और उस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो उनको तकरीबन 10-12 रुपये का डिफरेंस मिलता है। ओके। तो वो और बढ़ जाता है। तो इसके नतीजे में जब उसको जो हुंडी के या हवाला के ज़रिए जब वो ये पैसे तो बड़ा भेजेंगे, इशू हो जाता है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चाहिए और या फिर उसके बाद अगर तो पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये था कि हमारा कोविड के दिनों में उस वक्त तकरीबन इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट बराबर चल रहे थे। अब इस वक्त इंटर बैंक और ओपन मार्केट में तकरीबन 7-8 रुपये का फ़र्क है। वो जो 7-8 रुपये का फ़र्क है, ये मैं बल्कि इससे भी ज़्यादा बात सूत्रों में फ़र्क है। तो वो जो सिचुएशन है उसकी वजह से अब उसको जब वो देता है ओपन मार्केट में जाके अपने राइट। डॉलर बेचते हैं तो वो उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सपोज खासा अगर किसी ने चंक, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए भेजे हैं तो यहाँ कितना यानी फर्क अगर वो आएगा? 1000 डॉलर भेजता है, जी। 1000 डॉलर वहाँ से भेजेगा तो उसको यहाँ से गवर्नमेंट रेट से 2.25 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो ओपन मार्केट में बेचता है तो उसको 2,35,000 रुपये मिलेंगे, ये तकरीबन तो 10,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो सिचुएशन, बल्कि 12-13 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो उसमें डिफरेंस बढ़ रहा है इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में, तो उसकी वजह से वो इंसेंटिवाइज हो रहे हैं कि जी वो अपने पैसे जो हैं वो बैंकिंग चैनल से भेजने की बजाय वो ओपन मार्केट में भेजें। तो उसके नतीजे में उनको वो डिफरेंस बढ़ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए और उसमें अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा रीशेप करने की या रिविजिट करने की उनको ज़रूरत है, ताकि इस, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत बड़ा चंक है। इसी तरीके से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो फॉरेन प्रोसीड्स आती हैं जी। वो भी रेट बढ़ने के इंतज़ार में उनको वहाँ रोक लेते हैं, या ओके। उसमें एक सर्टन परसेंटेज भी बाहर रुक जाती है और वो फिर बाहर से बाहर ही हवाले में घूम जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इसमें गवर्नमेंट इन चीज़ों राइट। को इंटरवीन कर ले और इसको रिविजिट कर ले, रीशेप अप कर ले, तो ये राइट। चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती अदनान साहब, इंट्रोडक्टरी कमेंट प्लीज। इट मेक सेंस जब हम देखते हैं कि लीगल रेमिटेंसेस नेटवर्क है उसको यूज़ किया जाए, ना कि जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई और चैनल यूज़ किया जाए। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्यों ऐसी परसेप्शन बिल्डअप हो रही है कि एक गैप भी आ गया है, और दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा चेंज हो रहा है? जी देखें, इसके अंदर मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इंटर बैंक और आपकी ओपन मार्केट का जो गैप है, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी इस साल के अंदर ग्लोबल रिसेशन भी स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपके रेमिटेंसेस में भी कमी आ रही है। ठीक है। मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कम होना स्टार्ट हुई है थोड़ी सी।
अच्छा, अब जो इसके अंदर देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि हमें ग्रे चैनल्स को बंद करना पड़ेगा। ये जो हुंडी हवाला और वो जो सिस्टम है नहीं, उसको, ये भी तो देखें ना, आपके वो रिलायबल सोर्स है, जब आप थ्रू नहीं रिलायबल बैंकिंग सोर्स के चैनल भेज अंदर रहे हैं, अगर रिलायबल, वही पैसे ना पहुंचे तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं देखिए रिलायबल ये भी तो हो सोर्स के सकता है अंदर, ना। रिलायबल सोर्स के अंदर हमें हमारे स्टेट बैंक को और सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा जी। इसमें, क्योंकि ये जो है जब तक आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव नहीं देंगे, क्योंकि देखिए 10 मिलियन के करीब आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी ठीक हैं, है। रेमिटेंसेज वो आपको 31 से 32 अरब डॉलर भेज रहे हैं पर ईयर, ठीक है। आप उसको बढ़ाना क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम, क्योंकि ये देखें रेमिटेंसेज वाहिद वो हल है जो आपका शॉर्ट टर्म है, इसके अंदर ना तो हमें आपको सब्सिडी पे कोई गैस बिजली कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आप ऐसा ही है। जितनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आजकल एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया जी आपका, जैसे जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बेसिकली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो बाहर हैं हमारे यूथ के लिए वो बहुत अच्छी हैं, और हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो भी हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी स्टेट बैंक अगर अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव दे कि रेट ऑफ चेंज के अंदर जो करेंसी का है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका जितना भी ग्रे चैनल्स हैं ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसके अंदर थोड़ा सा हमारे स्टेट बैंक को ये भी देखना पड़ेगा, हमारे बाहर से जो पाकिस्तानी आते हैं वहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल मैं सऊदी अरेबिया की एक मिसाल लेता हूँ, तो वहाँ से 60,000 सऊदी रियाल अलाउ करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के, आप साथ ले जा सकते हैं। अच्छा। अब उसके अंदर हमें हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को उनसे सऊदी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, या तो उस वैल्यू को कम करे, क्योंकि वो हमारी वो जो करेंसी है जो कि आपका हर पाकिस्तानी उन वेकेशंस या वैसे ऑन एंड ऑफ ले के आता है पाकिस्तान, तो वो हमारी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा ये है कि अगर वो, अब हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात नहीं कर सकते तो हमें एटलीस्ट जो है कि हर एयरपोर्ट के ऊपर हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म और इंट्रोड्यूस कराने चाहिए, ताकि जो भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, तो वो करेंसी को, उसको लाने की अमाउंट को, उसको उस चैनल्स को श्रिंक करना पड़ेगा और थ्रू बैंकिंग चैनल उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जी राइट। आपने सही कहा, और इसके लिए कितनी ही रेगुलेटरी बॉडीज़ भी बनाई गई हैं पाकिस्तान। कि अगर वो जो डिफरेंस है ओपन मार्केट और बैंकिंग चैनल का, जो डिफरेंस है उसको श्रिंक जो कर दिया जाए, 7-8 रुपए है, हाँ। वो अगर डिफरेंस श्रिंक हो जाए या हो ही ना, तो ऑटोमेटिकली फिर लोगों के लिए ये उसमें चार्म नहीं रहेगा कि वो पैसे कैरी करते फिरे, फिर वो बैंक से पैसे भेजेंगे और खुद टिकट कटा के आ जाएंगे, खुद रिलैक्स हाँ। रहेंगे, तो हाँ, हमें क्या ये जरूरत है वो चाहिए कैरी कि करने हम की। ओपन अप करें चीज़ों को, लेकिन पॉलिसीज़ के ज़रिए उसको इस तरीके से करें ताकि ऑटोमेटिकली लोगों को उसमें सहूलत भी हो जाए और गवर्नमेंट को नुकसान भी ना हो। जाहिर साहब थोड़ी लिबरल पॉलिसीज़ भी रिक्वायर्ड हैं इस चीज़ के लिए, और दूसरा ये कि जब आप बैंकिंग थ्रू आप हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेड वे में मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो आपका जो एक तो पैसा भी सिक्योर रहेगा, और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन और डिफरेंट आप जो ग्रे एरियाज हैं उससे बचेंगे। तो ये इस चीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। तो ये आप तो थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप ये आवाज़ उठाते हैं। देखें, हर शख्स इस चीज़ को सपोर्ट करेगा, और हर इदारा या हमारी चैम्बर एसोसिएशन सारे लोग जो हैं वो उसी को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम इसमें जो मैंने आपको बताया ना, एक तो ये है कि चलें जी ये जो भी जो बाहर रिसेशन है, एक तो उस रिसेशन की वजह है, लेकिन वो मेरा ख्याल है नेग्लिजिबल है, क्योंकि जितना बड़ा चंक है उसमें वो एक बहुत नेग्लिजिबल उसका पार्ट होगा। हमें तो बात पाकिस्तान की मार्केट आराम से उसको कर सकती है, कोई इशू नहीं है, वो एब्जॉर्ब हो सकता है। कि हम वो जो हमें पिछले साल 31.2 बिलियन डॉलर आए थे, इस साल हम उसको 33, 34, 35 बिलियन डॉलर पे लेके जाएं, 10, 12, 15% उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर हम उसको इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फिर हमें ज़ाहिर है कि और इम्पोर्ट को और स्क्वीज़ करना पड़ेगा। इम्पोर्ट को जितना आप स्क्वीज़ करते जाएंगे, आपका फिर उसमें और ज़्यादा यहाँ पे GDP और सारे रॉ मटेरियल और दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो फिर आपके प्रॉब्लम। साहब आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि एक्सपोर्टर्स भी थोड़ा सा अपना जो एक पैसे हैं वो भी रोक देते हैं, तो वो इशू क्यों नहीं सॉर्ट आउट होता है, मतलब उसको क्यों नहीं पॉइंट आउट किया जाता? मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल फ्री फॉल रखा हुआ था कि जी बिल्कुल मार्केट इकॉनमी पे जिसका जो जी चाहे करे, उन्होंने उस तरीके से रखा हुआ था। उसकी वजह से ये एक्सपोर्टर को ये बेहतर लगता था कि वो पैसे थोड़े से होल्ड कर ले बाहर। वो पैसे अगर वहाँ होल्ड कर लेगा, यहाँ किल्लत होगी तो उसके नतीजे में रेट बढ़ेगा, तो उसका डॉलर ज़्यादा रेट। अब इसहाक डार साहब आए हैं तो उन्होंने वहाँ से लंदन से चलते के साथ ही उन्होंने ये मैसेज पास किए कि भाई ये पैसे जो बाहर रखे हैं उसको फ़ौरन वापस लेके आओ।
सिर्फ वो मैसेजिंग करने से ही और अपना एक पोस्चर देने से ही वो जो बाहर पैसे रुकना शुरू हो गए थे वो पैसे पाकिस्तान आना शुरू हो गए। तो उसके नतीजे में ये आपने देखा कि जो इमीडिएटली कुछ आपने डॉलर में कमी देखी, तो एक तो ये उसकी रीज़न थी। तो गवर्नमेंट को बहरहाल अपना रोल अदा करना चाहिए। इसी तरीके से बैंक्स जो हैं वो भी उसमें पैसे बना रहे थे। वो पैसे अगर आप देखें ना, बैंक से तो पॉइंट आउट कर दिया था उन्होंने। जिस चीज़ की शॉर्टेज होगी उसको आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर दें और थोड़ा सा होल्ड कर लें, तो ज़ाहिर है कि फिर आप अगर उसके ऊपर, जिसको कहते हैं ना पैसे पे सांप बन के बैठना, तो अब अगर आप सांप बन के बैठ जाएंगे और उसको फ्री एक्सेस नहीं देंगे लोगों को, तो ज़ाहिर है कि फिर लोगों की ज़रूरत तो है ना, तो फिर लोग मांगेंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यही पंप क्रिएट होता है, फिर रुपए की वैल्यूएशन जो है वो गिर बहुत जाती है। सारी चीज़ें हैं। तो सही इसमें बोल रहे एक तो हमें लोगों को एक्सेस देनी चाहिए, मार्केट को ओपन अप करना चाहिए और लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए। लेकिन फ्री हैंड देने के साथ साथ गवर्नमेंट का जो असल रोल है कि वो उसको फैसिलिटेट भी करे, लेकिन साथ में अपना रोल भी दिखाए। अपना रेफरी का जो रोल होता है वो रेफरी वाला रोल भी रेगुलेटर और रेफरी का काम भी करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात अगेन वही है रेमिटेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो रेमिटेंस में एक तो हमारा फॉरेन जो कौन सा रोशन डिजिटल अकाउंट था, उसमें हमने उनको मार्कअप रेट ज़्यादा दिया हुआ था, तकरीबन 8% के करीब मेरे ख्याल है कि हम उन्हें मार्कअप दे रहे थे। तो वो तो एक ज़ाहिर है कि ये एक उनको अच्छा खासा इंसेंटिव है, उसको इंसेंटिव को और बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो फॉरेन रोशन अकाउंट जो डिजिटल अकाउंट है उसमें पैसे जमा करें। तो उसमें कोई लकी ड्रॉ, कोई इनामात, कोई इस टाइप की चीज़ें, आप अट्रैक्शन दे सकते हैं उसमें। अट्रैक्शन, कई किस्म की अट्रैक्शन जो है गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन सारी अट्रैक्शंस को क्रिएट करें तो ये जो हमारा 31 अरब डॉलर है इसको बड़ी आसानी से हम 4-5, अभी तो हम 3 अरब डॉलर घटने की बातें कर रहे हैं ना कि कम शायद इस साल कम हो जाएगा। हमें 3 अरब डॉलर एक तो वो कम नहीं होने देना चाहिए, 4 महीने तो गुजर गए, और बल्कि उसको हमें और 4-5 अरब डॉलर बढ़ाने की तरफ जाहिर साहब जगह बहुत सारी हैं, बस थोड़ा सा उनको पॉइंट आउट करने की, बात यह बढ़ाने है की कि जरूरत है। इसमें अच्छे मार्केटिंग मैनेजर एंगेज करने की और हायर करने की जरूरत है कि वो चीज़ों को सही प्रॉपर, ये भी एक प्रोडक्ट है, इसको प्रॉपर मार्केट करें। चले, मैं टॉपिक के ऊपर आना चाहती हूँ। अदनान साहब, इमर्जिंग यूरोपियन मार्केट्स के हवाले से बात हो रही है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है पाकिस्तान से? ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो लेबर है वो चीप भी है, पोटेंशियल भी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो रिक्वायरमेंट भी हम उस एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन चीज़ रिक्वायरमेंट कितनी है, इस रिक्वायरमेंट से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिशरी हो सकते हैं? देखिए जी, अब तक जो हमारी मेन मार्केट्स थी वो हमारी गल्फ़ स्टेट्स थी, जिसमें मेन हमारा सऊदी अरेबिया था, फिर यूएई, और अभी इमर्जिंग मार्केट जो गल्फ़ के अंदर आई थी वो कतर आई थी। ठीक है, उसके साथ अभी गल्फ़ स्टेट्स के साथ हमारी यूरोपियन मार्केट के अंदर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट आई है। अब मैं एज़ पर सर्वे जो है इस टाइम पे 1.7 मिलियन की मैन पावर रिक्वायर्ड है यूरोपियन कंट्रीज़ को। ठीक है, 17 लाख के करीब, जिसमें आप ये देख लें कि पोलैंड के अंदर जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो 2010 और 2021 के अंदर वो उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। अच्छा जी, उसके अंदर पॉपुलेशन कम हुई है और उनके पास जो यूथ है 5.2% है, आपके जो एज ऑफ 20 to 24 है। जी हाँ, इसी तरीके से जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, बल्गारिया है, ये बहुत सारे जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इस टाइम पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, देखिए उनको उनकी बेसिक लैंग्वेज उनको चाहिए होती है हर तरह की, रादर यू आर सेंडिंग अ मैन पावर इन द वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर, तो उनकी एक लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली सबसे पहले हमें हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि यहाँ पे वोकेशनल सेंटर्स बनाए जो कि सीरियस नोट के ऊपर वो काम करें उसके ऊपर, क्योंकि ये तो जो अभी हैं वो काम कर रहे हैं। देखिए वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आपको रेमिटेंसेस को बढ़ाना है, अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ और ज़्यादा इसको सीरियसनेस लेनी पड़ेगी। आप देखें अब जैसे जापान की तरफ से 13 से 14 कैटेगरीज के अंदर उन्होंने मैन पावर मांगी थी। अब वो हम उस मार्केट के ऊपर अब 2 से 3 साल तो हो गए, उसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज बैरियर्स है उसकी वजह से। अब यहाँ पे हमें चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट अलाउ करे और गवर्नमेंट अपने भी सेंटर ऐसे बनाए जो कि यूरोपियन मार्केट को हम कवर कर सकें, क्योंकि यूरोपियन मार्केट के अंदर आपकी सैलरी अच्छी है, वहाँ पे सैलरी आपकी लेबर क्लास की भी बहुत अच्छी है। तो वो एज कंपेयर टू गल्फ मार्केट, ऑफ कोर्स वो क्योंकि गल्फ, क्योंकि वहाँ पे आपको पाउंड्स में और यूरो में और डॉलर्स में आपको सैलरी मिलती है और वो लेबर क्लास को वहाँ पे नहीं मिलती। हम बेसिकली आज तक हमने ना लेबर क्लास को फोकस किया है मैन पावर के अंदर। जब भी कभी कोई जिक्र आया कि जी मैन पावर एक्सपोर्ट, तो वो हाँ जी पाकिस्तान से लेबर ले लें,
चाहे लेबर कैटेगरी की जी अनस्किल्ड किस्म की या कंस्ट्रक्शन साइड में कंस्ट्रक्शन साइट की प्लम्बर या इस एग्जैक्टली टाइप के। अब जो हम अब देखें, अगर हमारे पास यूथ की यूटिलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको हम एक्सपोर्ट करके हम अपने रेमिटेंसेस को तो बढ़ा सकते हैं। 4.5 लाख जो ग्रेजुएट्स पर ईयर आपके जो एडअप हो रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, उनको भी तो बढ़ाया जा सकता है आगे। उनको बढ़ाया जा सकता है। आप ट्रेनिंग सेंटर अच्छे बनाएं, आपके यही आपका कैपिटल है, आपका प्राउड यही है पाकिस्तान का, यही यूथ है। आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करके आप अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएं। आपका अगर एक्सपोर्ट के साथ अगर रेमिटेंसेस और बढ़ जाए, मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इस टाइम पे भी इसको प्रॉपर्ली टेकअप करे तो हम ये 32 बिलियन US डॉलर को हम 40 to 42 बिलियन डॉलर आराम से ले जा सकते हैं विद इन अ ईयर और 2। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जाहिद साहब, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया कुछ कंट्रीज़ में यूथ बहुत कम है, इट मीन्स कि यहाँ से यूथ जाएगी और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैप्चर किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको फुलफिल किया जा सकता है, और ख़ासकर जैसे कि नर्सिंग, टीचिंग, यानी कि कुछ वाइट कॉलर जॉब्स की तरफ भी जाया जा सकता है। उसके बारे में प्लीज़ देखिए। इस वक्त इंडिया जो है वो फॉरेन रेमिटेंस में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंस इंडिया को बिल्कुल आती ऐसा है। ही है। तो पाकिस्तान तो सिर्फ उनकी नकल ही मार ले, उसको रेप्लिकेट ही कर लें, ठीक। हमें क्या करना चाहिए, हम जो हमारी मैन पावर में हम ज़्यादातर लेबर क्लास भेजते हैं। अभी मैं गया था उम्रे के लिए PIA की उसमें एयरलाइन में, तो सारे 300 के 300 मुसाफिर जो थे सारे वर्किंग क्लास से थे, सारे तकरीबन लेबर क्लास के थे। राइट। तो बात यह है कि हम थोड़ा सा ऊपर उठें, थोड़ा सुपरवाइज़र, थोड़ा स्किल्ड, थोड़े डॉक्टर्स, थोड़े इंजीनियर्स, थोड़े नर्सें, इस टाइप के जो और स्किल्ड यहाँ लोग पे जिनके हैं। पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो इस टाइप के लोगों को अगर हम बाहर भेजें, उनको पॉलिश करें यहाँ पे, उनकी ज़रा ट्रेनिंग करें। इवन डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। उनको एक प्रोडक्ट बनाए ना, एक प्रोडक्ट बना के और उनको Sell प्रॉपर करें, मार्केट करें, उनको सेल करें, और उसके लिए प्रॉपर आपके मार्केट मैनेजर्स होने चाहिए। ये एक बड़ी हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड जॉब है ये लोगों को बाहर बेचना। तो अगर हम अपने इसको बाकायदा एक सिस्टम बना लें तो ये हम अपनी मैन पावर को बहुत महंगा वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए रवैये, जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो उनके रवैये अच्छे नहीं होते, उससे लोग बड़ा अनॉय होते हैं। तो हमें चाहिए कि उनको रवैये क्या मतलब? एटीट्यूड प्रॉब्लम, उनके उठना बैठना, बिहेव करना, बातचीत करना, तो वो भी देखें ना। यहाँ हमारा तरीका हैं उनको खाना पीना इस टाइप जहाँ के मर्जी, कुछ हमारे यहाँ तो ये है ना कि जहाँ तरबियत मर्जी दे दी थूक जाए। फेंक दी, जहाँ मर्जी पान थूक वहाँ फेंक तो नहीं दी, करते, ठीक वहाँ जाकर नहीं? सब सुधर तो जाते हैं। वहाँ जाके थोड़ा सा नहीं, बिहेवियर, रवैये, चीज़ें, एटिकेट्स, ये भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जहाँ आप किसी प्लम्बर को कोई जॉब सिखाएंगे कि ये काम कैसे करना है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, Right. लेकिन उसके साथ साथ एटिकेट्स, तो ये इसकी Uniformity होनी चाहिए। ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है। वो जब आप करेंगे तो आप एक ऐसी मैन पावर डेवलप करेंगे, एक ऐसी प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कि जो बाहर इजीली सेलेबल होगी। तो वो चीज़ें जो हैं फिर वो जब जाएंगी तो वो फिर उसकी पे भी बड़ा- अच्छी हो जाएगी, बड़ा फिर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और वो अपनी जगह बनाएंगे। देखिए ना, पे तो जो वहाँ का स्केल है वही होगा ना, लेकिन हमारे एटलीस्ट लिए आप बहुत जब होगा। पाकिस्तान की मार्केट के लिए करते हैं वो सोचते नहीं चीप अभी हमारे जो 10 मिलियन लोग बाहर हैं, तो उन 10 मिलियन में हार्डली मेरे ख्याल में कुछ हंड्रेड्स में होंगे जो हमारे कोई डॉक्टर्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे, ठीक। तो हमें उसको थोड़ा उसकी बढ़ानी चाहिए परसेंटेज, उसका जो मिक्स है वो बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बाहर जा सकें। वो भी अच्छा, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो वो बाहर से अर्निंग करते हैं और मुल्क को भेजते हैं, दूसरे ये कि वहाँ से फिर वो हाईली टेक्निकली ट्रेनिंग हासिल करते हैं, और वो टेक्निकली ट्रेंड होकर जब अपने मुल्क में 2, 4, 5, 10 साल बाद वापस आते हैं तो वो और ज़्यादा ट्रेंड हुए होते हैं, और यहाँ आके वो और बेहतर सर्विस। शख्स जाता है तो ऑब्वियसली वो आप 3-4 देखिए लोगों को और को बुला एक लेता डॉक्टर है, अगर चेन बाहर क्रिएट जाता करता है है। और वहाँ जाके और ज़्यादा वो स्किल्ड होता है, ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, ज़्यादा एक्सपोजर उसका बढ़ता है, वापस आके वो फिर हॉस्पिटल बनाता है, वापस आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाता है। तो उसके नतीजे में यहाँ पे हमारे पास अच्छी इंडस्ट्रियाँ, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी चीज़ें। इसी तरह कोई इंजीनियर को बाहर जाता है, यहाँ आके कोई अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी बनाता है, तो उससे फिर हमारे यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपने लोगों को प्रॉपरली ग्रूम करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, और उनके लिए भी यानी पढ़े लिखे लोग। तो उससे ये होगा कि हमें बाहर से पैसे रेमिटेंस जो है उसका चंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो क्वालिटेटिव भी हो जाएगा और क्वांटिटेटिव भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस तरीके से प्रॉपर करनी चाहिए। और ये जो हमारे मिनिस्ट्रियों के तरीके हैं फरसुदा, उन तरीकों से ये चीज़ें नहीं चलें हैं। इसके ऊपर भी फिर पॉलिटिकल ऐड हो जाएगा। मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ था कतर में,
तो हमारे पास कतर गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी हमारे पास 1 लाख वैकेंसीज़ का कोटा अवेलेबल था। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि मैं इसके जिस भी कंट्री का हमारे पास कोटा अवेलेबल होता है, जब तक वो कोटा ख़त्म नहीं होता नेक्स्ट कोटा एलोकेट नहीं होता। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात करके तो 1 लाख कोटे को 1 लाख और एडअप करवा के 2 लाख का कोटा कर लिया था। और उनका फोकस यही था कि अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है उसके अंदर हमारी मैक्सिमम मैन पावर जाएगी, जहाँ पे फीफा के अंदर आपकी सैलरी पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और हमारी यूथ और पढ़े लिखा लोग बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्री ने उसको प्रॉपरली टेकअप नहीं किया, और जिसकी वजह से आज मैं ये देखूं तो हमारे जनवरी 2022 से लेके अब तक अक्टूबर तक हम टोटल 45,000 जो है मैन पावर एक्सपोर्ट कर सकें कतर में। जो कि हम रिक्वायरमेंट 2 लाख की थी। जी रिक्वायरमेंट वहाँ रिक्वायरमेंट देखिए, रिक्वायरमेंट तो उधर बहुत थी, तो वो उनको पाकिस्तानी मैन पावर बहुत अच्छी लगती है। कतर के हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने उधर के शेख तमीम साहब ने जो हिज एक्सीलेंसी है उन्होंने दिए थे, हमारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट दी थी। लेकिन प्रॉब्लम यही आई कि यहाँ पे हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। हमारा पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कोशिशें तो की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आप बता रहे हैं कि उन्होंने खुद बात की, वो खुद चले गए, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की। मैं आपको बताता हूँ, इसमें उन्होंने देखो मैक्रो लेवल की जितनी भी कोशिशें हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, कोटा एलोकेट किया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो निचले लेवल पे जो हमारे मेडिकल सिस्टम है और ये सारा प्रोसीजर्स हैं, वहाँ से हमें इतने बैरियर रहे हमारी एसोसिएशन को, और इतना ज़्यादा कि हम नहीं एक्सपोर्ट कर सके। देखिए नेपाल को इसी तरीके से मैं कंपैरिजन करूं तो नेपाल में 3 करोड़ 60 लाख की आबादी है, और उन्होंने इस टेन्योर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख बंदा एक्सपोर्ट किया है। और हमारी 22 करोड़ की आबादी है, और हमने टोटल अक्टूबर 30 तक 45,000 बंदा एक्सपोर्ट किया। आप मुझे अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है, जिसकी वजह से 1.5 से 2 अरब डॉलर का हमें ये नुकसान ऑलरेडी ये शॉर्ट टर्म में हुआ। अच्छा, इसी वजह से आप ये वोकेशनल सेंटर के हवाले से बता रहे हैं। और नहीं जी नहीं, मैं वोकेशनल सेंटर तो हमारे लॉन्ग टर्म वोकेशनल सेंटर तो मैं यूरोपियन मार्केट्स के लिए कहता हूँ कि यूरोपियन मार्केट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है। और दूसरी कंट्रीज जब यूरोपियन मार्केट्स को इस टाइम अप्रोच कर रहे हैं, दूसरे हमारे हमसाया ममालिक बांग्लादेश है, नेपाल है, इंडिया है, उन्होंने अप्रोच ऑलरेडी किया और वो दे आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, रिक्रूटर्स होते हैं उनके साथ, हाँ। रिक्रूटर्स के साथ नहीं, उधर की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पहले तो सबसे पहली बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOUs वगैरह साइन होगा, ये बेस्ट हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स उसके बाद हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि हम वहाँ पे जाके अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट करें। जाहिद साहब, G2G अगर एग्रीमेंट्स हो जाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। और जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए सिर्फ ये एक बार के लिए नहीं हो जाएगा, बल्कि जैसे जैसे ये हम करते जाएंगे, इसके ऊपर तवज्जो देंगे, उतना हम हर बार इससे कुछ ना कुछ अपग्रेडेड वे में जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। और साथ साथ हर बार हमारे लिए कोई ना कोई जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ये जैसे कि इन्होंने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी, या मैक्रो नहीं बल्कि माइक्रोस पे काम करने की ज़रूरत है? या देखिए, मैक्रो पे तो प्राइम मिनिस्टर ने जाके बात कर ली, साथ में हमारे मिनिस्टर होंगे, उन्होंने बात कर ली। लेकिन उसके बाद का जो हमारा ढांचा है ना, उसमें जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, हमारे डायरेक्टरेट्स हैं, DGs हैं, उनमें आके जो उनके रेगमा रोल्स हैं, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट और भी चीज़ों के बैरियर्स हो जाते हैं। हाँ, उसमें बड़े डिफिकल्ट हैं उनके प्रोसीजर्स जो हैं। ये नहीं कि कोई बंदा जानबूझ के उसको ख़राब करता है, लेकिन वो सिस्टम्स हमारे जो बने हुए हैं ना, वो फ्रेंडली नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि ये पोइपा जो है ये इसके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, इनके बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर। इन्हीं को ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने दें, इन्हीं को वोकेशनल सेंटर्स भी बनाने दें, और थोड़ा सा टाइम बैरियर लगा दें कि ये चीज़ 24 आवर्स में या 48 आवर्स में हो जानी चाहिए। देखिए, मैं बताऊँ, इनके अपने इंटरेस्ट है ना, हाँ। तो जब इनके इंटरेस्ट हैं, इनका उसमें इनकम है, इनका ब्रेड एंड बटर है, तो ये जो स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, या वो बनाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग बनाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे, तो ये अपने इंटरेस्ट में बनाएंगे ना, और वो बनाते चले जाएंगे। और उसमें प्रोडक्ट जो तैयार करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं होगी तो उसका नुकसान ही नहीं होगा। तो इसलिए वो प्रोडक्ट भी जो उसमें बनाएंगे वो मार्केटेबल प्रोडक्ट होगी। फिर ये बंदे भी खुद ढूंढ के लाएंगे, खुद एक्सपोर्ट भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, अगर आप यूँ समझ लीजिए ना, अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से 2 लाख लोगों की एक डिमांड लेके आए थे, और अगर ये पोइपा उसको हैंडल कर रही होती,
तो ये तो आज आई एम फिर श्योर 2 लाख से तो ज्यादा ही ये आज places वहाँ हैं। फिर खड़े होते हैं कि नहीं इसको 3 लाख करवाएं। अच्छा, नहीं जी, इसके मुझे अंदर- अदनान इसके साहब अंदर इसमें ऐड ऑन करें, और जी, आपने जी। ईयर ऑन ईयर जो कंपैरिजन की बात की थी, तो जो दूसरे कंट्रीज हैं, क्या उससे कंपैरिजन अगर थोड़ा सा किया जाए तो पाकिस्तान हर साल कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है या अभी हम बैकफुट जा रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले मियाँ साहब के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि उन्होंने कहा कि जी आप लोग इसके अंदर टेकअप करते हैं। देखिए, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस टाइम पे, हमारा कतर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे मेडिकल का इशू है। मैं कतर के लिए सिस्टम थोड़ा सा चेंज है कि पहले उनका वीज़ा इशू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। सऊदीया के लिए मेडिकल यू कैन डू इट इन 1 डे टाइम, 24 आवर्स टाइम। कतर का मेडिकल हम 2 से 3 महीने तक हमारा मेडिकल नहीं हो पाता, और वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है कतर गवर्नमेंट की, उन्होंने हमें एक तंज़ियन अंदाज से हमारी एसोसिएशन को लिख के भेजा है कि आप लोगों के मुल्क के अंदर मेडिकल ही नहीं हो पा रहे, तो फिर आप किस चीज़ का हमसे रिक्वायरमेंट का आप मांगते हैं। अब इस टाइम पे एक मेडिकल सेंटर नेपाल में है जहाँ पे डेली बेसिस पे 500 प्लस मेडिकल्स हो रहे हैं पर डे, और यहाँ पे पाकिस्तान में 2 मेडिकल सेंटर है और आपका पर डे मेडिकल हो रहा है 150। अब मुझे बताएं कि 22 करोड़ की आबादी के अंदर 150 मेडिकल्स हो रहा है, और ये हमारी एसोसिएशन की और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की फिगर्स हैं कि हमने अक्टूबर तक 45,000 बंदा एक्सपोर्ट किया है। आप उसको कैलकुलेट करें पर डे पे, तो आपका 150 मेडिकल पर डे आता है 2 मेडिकल सेंटर्स का। मेडिकल कौन करता है इन सेंटर्स? ये प्राइवेट, देखें जी, Private प्राइवेट करते हैं, उनकी right. फ्रेंचाइजीज उन्होंने दी हुई है पाकिस्तान या में। तो आप हमने उन्हें ज्यादा पे करें या फिर वो नहीं, पे नहीं, उनको गवर्नमेंट ऑफ कतर ऑलरेडी पे कर रही है। दे आर पेइंग $139। अगर ये गवर्नमेंट लेवल पर हो जाए, थोड़ा सा तो इस गवर्नमेंट चीज को लेवल पे हो रेगुलेट जाए हो जाए, आप तो समझते एग्जैक्टली, अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे अगर ये मेडिकल सेंटर टेकअप कर लिया जाए, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट कर ले ये मेडिकल सेंटर्स को, तो पाकिस्तान को इंटरनली मेडिकल के सेंटर उसको वो भी प्रॉफिट होगा, जनरेट भी होगा। हाँ। और उसके अलावा जो हमारा मेडिकल, इतने हम 2-2 महीने मेडिकल नहीं हो रहा, वो हमारा 24 घंटे में मेडिकल होगा। और जैसे ही हमारा कोटा खत्म होगा, हमारी गवर्नमेंट फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो उनसे Right. अगले कोटे की बात कर जब सकते आप हैं। टाइमलाइन क्रिएट कर देते हैं ना, हर चीज की इनकी टाइमलाइन तजावीज़ को होनी प्रॉपर चाहिए। अहमियत देने की जरूरत है। जो लोग ट्रेड में हैं, जो काम कर रहे हैं, जो फॉरेन रेमिटेंस से एक्सचेंज ला रहे हैं, तो उनकी बात को सुनना चाहिए ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बात ये कहते हैं उसके ऊपर अमल 1 मिनट के लिए जी गलत ही कह रहे होंगे, तो महीने 2 महीने में साबित हो जाएगा ना ये गलत कह रहे हैं। लेकिन ये इम्कान नहीं है कि गलत होगा, तो हमारा इनको हमें ट्रायल देना चाहिए। सेक्टर वाइज बहुत ज्यादा स्पेस है, जैसे Yeah. आपने कहा कि हमारे पास यंगस्टर्स बहुत सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं, या बल है और हमारे पास, हमें उनको एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बिल्कुल है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसको कंट्रोल किया जा रहा था किसी ना किसी तरीके से। गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी मेहनत कर रही जी है। बिल्कुल। अगर इस सेक्टर पे थोड़ा तवज्जो दे ली जाए तो यहाँ पर तो बहुत तमाम सेक्टर्स से हमारे पास स्पेस क्रिएट हो बहुत जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें इसको चाहिए कि इसको प्रमोट करें और इसको प्रॉपर एक प्रोडक्ट के तौर के ऊपर इसको सही तरीके से हम सेल आउट करें। तो देखिए, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी पिछले 3 महीनों में, सॉरी मैं ऐड करूंगा, पिछले 3 से 4 महीनों में हमारी एसोसिएशन ने अपने फेडरल मिनिस्टर साहब को भी लेटर्स लिखे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब को भी लेटर लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखे हैं, और हमने कतर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी लेटर्स लिखे हैं कि हमारी इस बात को सुना जाए। और हमारी लेकिन पाकिस्तान, ये है कि अदनान साहब, ये तो फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि 2-3 महीनों के अंदर हो जाएगा, ये तो आप जी। प्लानिंग है जो आप अगले चीज के लिए नहीं कर जी, रहे नहीं, हैं। में ये होना फॉर चाहिए। ये आप 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। या ये 5 दिन के अंदर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, अगर कोई भी सही से हमारे highlight पाक- हो। जी, असल में इसको हमें सही से काम highlight करें। वीकली और आवरली बेसिस पे करना चाहिए, तो तभी तो ये काम होंगे। चलें, सेक्टर्स वाइज मुझे बताएं कि क्या स्पेस है और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, जिसका मैं जाहिद साहब से भी पूछ रही थी, वो क्वेश्चन मेरा रह गया। जी, सेक्टर वाइज आपका मैन पावर एक्सपोर्ट के अंदर आपका देखें, सऊदीया के अंदर हमारी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, और सऊदीया हमारे साथ, सऊदी गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे हमारे कोई कोटा की कोई लिमिटेशन या बाउंडनेस भी नहीं है। नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बाउंडनेस नहीं है। और हमारे शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब, हमारे जो एग्जैक्ट आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया है, वो ही इज़ वेरी काइंड विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और उसके अलावा हमारे यूई सेक्टर को, हमारी उधर भी कोई ऐसा बाउंडनेस नहीं है। कतर गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा हमें फैसिलिटेट किया था, हम उसको अवेल नहीं कर सके। अब इस टाइम पे सबसे मेन जो हमारी इमर्जिंग मार्केट हैं, यूरोपियन मार्केट्स, और हमारे जो फार ईस्ट के अंदर भी बहुत हमारी रिक्वायरमेंट्स निकल रही हैं। आपके जापान के अंदर बहुत अच्छी, कोरिया के अंदर बहुत है। कोरिया में जब तक हम B2B चल रहे थे, टेक्नोलॉजी मैन पावर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब तक हम B2B चल रहे थे, हमारे कोरिया के अंदर एक्सपो जो मैन पावर जा रही थी, ऑलमोस्ट 3000 बंदा पर ईयर जा रहा था। अब वो कम होकर जब से G2G हो गया तो हमारा वो 700 रह गया। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को हमें 700 जस्ट। जी, और आपको इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर हमें वो ऑन बोर्ड ले,
तो हम शॉर्ट टर्म के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, हम तमाम बॉडी को हम एश्योर कर सकते हैं कि हम रेमिटेंसेस को हम 20% तक हम इसको एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हमें ऑन बोर्ड लें। हमें ऑन बोर्ड लेने का मकसद ये है कि हमें पार्टिसिपेशन देने के लिए। राइट। अच्छा जाहिद साहब, इन्होंने काफ़ी डिटेल बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ से। थोड़ा सा इकॉनमी के हवाले से बात करते रहे। इकॉनमी के नंबर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? इन्फ्लेशन और ख़ासकर जो अभी रुपी डॉलर पैरिटी देखी जा रही थी, चीज़ें बेहतर होने वाली होती हैं तो थोड़ा सा एक सिचुएशन हिल जाती है। हाँ देखें, बात यह है कि डॉलर को किसी हद तक जो इन्होंने कंटेन किया, किसी हद तक तो नहीं, खासी हद तक कंटेन किया इसहाक डार साहब ने, इसका हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ तक इसमें कोई पॉलिसी वगैरह का ताल्लुक है, अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसमें कोई ख़ास कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। लेकिन बात यह है कि अब ये डॉलर को कैसे कंटेन कर सकते हैं। डॉलर को तो कंटेन तभी कर सकते हैं जब हमारी एक तो फॉरेन रेमिटेंस बढ़े, दूसरा ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। बदकिस्मती से ये दोनों चीज़ें हमारी कम हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो है ये हमारा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अब ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आप देखें जी, अब हम इकॉनमी की बात करते हैं, MBS आ रहे थे, वो तकरीबन को 17 अरब डॉलर के पैकेज लेके आ रहे थे। एग्जैक्टली, रिफाइनरी के हवाले से कितनी ज़्यादा हमारी उसकी तो हाइप रेट। बदकिस्मती ये है कि हम ज़रा सा कोई काम होने लगता है तो पता नहीं क्या तमाशा होता है कि ये क्या है खेल तमाशा, ये क्यों हम ऐसे करते हैं। पहले आप देखें, चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे थे, वो उस वक्त कोई 45 अरब डॉलर का वो लेके आ रहे थे पैकेज, वो बाद में 65 का हो गया। तो वो 45 अरब डॉलर का पैकेज लेके आ रहे थे, उसको हमने डीरेल किया, वो तकरीबन 1 साल लेट हो गया। अब इस साल जो है, अभी वो आ रहे हैं MBS 17 अरब डॉलर का पैकेज लेके आ रहे थे, उसको फिर हम डीरेल करने के चक्कर में अब उसका देखें, उनका हमारा जो दौरा है मुलतवी हो गया। बात यह है कि ये हमारी लाइफ लाइन है इस वक्त, जो है हमें ये चीज़ें चाहिए, वरना हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे थे। अभी हमारे यहाँ वो ग्वादर में रिफाइनरी लगा रहे थे, हमें वो 4 अरब डॉलर का और को पैकेज दे रहे थे। 3 हमारी रिफाइनरी के लिए अच्छा होता, हमें 3 अरब डॉलर का वो हमें उसको रिवॉल्विंग उसको कर रहे थे, रीशेड्यूल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब हम ये अब देखें, हमारे अपने किए धरे हैं ना, अब ये अपने किए धरे जो हैं, ये हम ये जो करते हैं, तो अब इसका किसी को क्या हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, क्या दोष दे सकते हैं। बहरहाल अब इकॉनमी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें इस वक्त रिसेशन का जहाँ एक इम्पैक्ट आ रहा है, इंटरनेशनल रिसेशन जो है, उसका एक इम्पैक्ट तो ये आ रहा है कि हमारी कदरे रेमिटेंस कम हो रही है, मगर ये गुमराहकुन बात है। रेमिटेंस में मैं नहीं समझता कि रिसेशन का कोई ताल्लुक है, ठीक, वो हमारी कुछ अपनी पॉलिसियों का ताल्लुक है। जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, वो कदरे रिसेशन का भी उसमें इम्पैक्ट है, और ये कि अभी हम गैस नहीं दे रहे, हमारे पास गैस नहीं है। अगर हम इंडस्ट्री को गैस नहीं देंगे तो क्या बनाएंगे और क्या बेचेंगे और क्या एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका भी हमें 1-2 अरब 3 अरब डॉलर का हमें गैस तो इंपोर्ट कर ली गई थी LNG, और काफी हद तक गैस तो RLNG जो है वो हमारी पहुंच में ही नहीं है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो हमारी पहुंच में ही नहीं है, वो इतनी कॉस्टली है। आप यूँ समझ लेना कि यूरोप जो जिस रेट पे गैस खरीद रहा है, और फिर उनके यहाँ जो सर्दी होती है, जितनी सर्दी होती है, और उनके लिए गैस जिस तरीके से एक लाइफ लाइन है, हमारे लिए तो वो उस तरह से लाइफ लाइन नहीं है जैसे उनके लिए है। तो इस वजह से वो तो गैस हर कीमत पे ख़रीद रहे हैं, हम ख़रीद ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हमने एक्सपोर्ट भी करनी है, इंडस्ट्री भी चलानी है, लोगों को भी बिजली देनी, या मतलब हीट के लिए लोगों को भी देना है सर्दी के मौसम में। तो फिर हमें कुछ करना, कुछ पॉलिसियाँ तो सही करनी पड़ेगी ना। तो हम अपनी पॉलिसीज़ को क्यों नहीं टेलर करते, उनको क्यों ठीक नहीं करते? बात यह है कि हमारे पास, अगर हम उन्हें आज से 3-4 महीने पहले भी तो हमें पता ही था ना कि हम गैस नहीं ख़रीद पाएंगे, हम उन्हें सोलर पे स्विच करते, हम उन्हें उस पर LPG पे स्विच करते, हम उन्हें बिजली पे स्विच करते कि जी गीज़र और ये घरेलू जो भी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम बिजली पे, क्योंकि बिजली हमारे पास कदरे सरप्लस है, तो हम उन्हें बिजली पे शिफ्ट करते, ताकि वो जो गैस बचती वो हम इंडस्ट्री को देते ताकि इंडस्ट्री चले। अब बात यह है कि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी या इंडस्ट्री कम चलेगी तो आपके पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कम हो जाएंगी, पैसे भी कम होंगे, आपके लोगों को बेरोज़गारी भी होगी। ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री वाला जो है वो 10-10, 20-20 हज़ार लोगों को बिठा के तो तनख्वाहें नहीं दे सकता ना। ये तो ज़ाहिर है फिर ले ऑफ करेगा, जब ले ऑफ करेगा तो ज़ाहिर है कि फिर वो लोग सड़कों पे आएंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हमें चाहिए कि इन चीज़ों को हम बिफोर हैंड इन चीज़ों को रिजॉल्व किया करें, और ये ऐसी बातें नहीं होती कि जो हल ही ना हो सके या जिसका कोई हल ही ना हो। ये बड़े ईजीली देखें, हमें थोड़ा सा इधर उधर करके स्विचिंग करके ये चीज़ें की जा सकती होती हैं, और ये अगर हम करते हैं तो जहाँ तक अब इकॉनमी का ताल्लुक है,
अभी भी ये सारी डिसीजन चीजें लेने जो है, पड़ते हैं, लेने वाले तो ले ही लेते हैं। अभी इस देखिए, गवर्नमेंट ने भी आके लिए काफी इस गवर्नमेंट अनपॉपुलर ने तो डिसीजंस। बहुत अच्छे डिसीजन लिए। मैं राइट। समझता हूँ कि जो इन्होंने काम किया है बहुत कम अरसे में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब इसमें जो प्रॉब्लम फिर सैलाब देखें, अब अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है। ये एक हाँ, नेचुरल अब वो डिजास्टर। सैलाब है, अब सैलाब में भी जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से उन्होंने भाग दौड़ किया और उसमें जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ने जिस तरह से उनको वेलकम किया है, जिस तरह रिस्पेक्ट किया है, जिस तरह उनकी बातें गौर से सुनी है, उस हिसाब से उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आ रहा है। लेकिन ये कि ये सारा भाग दौड़ जितनी भी है और जितना भी वो काम कर रहे हैं, उसके अच्छे नताज निकलेंगे और अच्छे नताज निकल भी रहे हैं। अब आप MBS का आना कोई मामूली बात नहीं मामूली थी, बात नहीं थी, और इस चीज को बहुत फिर ज्यादा उनकी देखना मोहब्बत देखें। चाहिए। जो आपको सऊदी अरब वाले 1.5-2 अरब रुपए की घड़ी आपको गिफ्ट में दे देते हैं, इसका मतलब है उनकी आपसे मोहब्बत चले कितनी सर, है। थोड़ा सा पॉलिटिकल हो नहीं जाएगा। नहीं, मोहब्बत, मैं तो मोहब्बत की बात Right. कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान को कितना वेटेज देते हैं। राइट। अब वो जो वेटेज देते हैं उसको हम हर शोबे में हर जगह पे हम उसका फायदा और बेनिफिट उठा सकते हैं। राइट, चलें जी, गुफ्तगू जारी रखते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,58,300 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 1,35,720 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1762.7, ऑयल WTI पर बैरल 84.83, ऑयल ब्रेंट पर बैरल 92.3। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 243.5, सेलिंग वाज 246 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 279.2, सेलिंग वाज 282 रुपीज़। US डॉलर बाइंग रही 227.25, सेलिंग वाज 229.5। चाइनीज़ यॉन बाइंग रही 31.32, सेलिंग वाज 31.57। नेक्स्टली सऊदी रियाल बाइंग रही 62.6, सेलिंग वाज 63.2। UAE दिरहम बाइंग एट 64.7, सेलिंग वाज 65.3। कुवैत दिनार बाइंग रही 720.84, सेलिंग वाज 725.84। एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 576.63, सेलिंग वाज 581.13। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। अभी हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, हाउएवर ऑयल प्राइसेस आर डाउनग्रेडेड, और यहाँ पर ऑयल प्राइसेस का नीचे आना पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल को जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि सपोर्ट कर सकता है। जितना इंपोर्ट बिल कम होगा उतना पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जैसे जैसे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ रहा है। जाहिद साहब भी मौजूद हैं, अदनान पराचा साहब भी मौजूद हैं। ओवरसीज़ के हवाले से, रेमिटेंसेस के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है। सर, लास्ट मिनट्स रह गए, क्या समझते हैं कि इस मामलात पे या फिर रेमिटेंसेस को काफ़ी हद तक सीरियसनेस पे भी देखा गया और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को साथ मिलाया गया, बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दी गई, और अगर इस पे तवज्जो दी जाए और इसको ऐसे ही नोटिस में रखा जाए तो आगे बढ़ सकते हैं हम? आगे तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, मगर स्पेस उसमें तो है खासा ना। काम करने की ज़रूरत है। गुंजाइश है, स्पेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर उसमें जिस अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल में थोड़ा सा और इसको पॉलिश चीज़ों को करना चाहिए। राइट। अदनान साहब, इंसेंटिव्स की बात करते हैं हम, कैसे इंसेंटिव्स रिक्वायर्ड हैं इसको? कभी भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करते हैं, यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो जाना चाहते हैं, किस तरीके से वो टैप करें? देखिए, जो हमारे यूथ है जो कि बाहर जाना चाहते हैं, हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की एक साइट है, वहाँ जहाँ पे हमारे ऑफिशियल हमारे फिगर्स और जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे वो वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की साइट है? जी, गवर्नमेंट की साइट है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की साइट है। ठीक है। और उसके अलावा जो जो हमें डिमांड्स वगैरह हमारे एसोसिएशन को, हमारे प्रमोटर्स को मिलती है, वो हम एडवर्टाइज़ करते हैं न्यूज़पेपर में, उससे भी हमारी यूथ जो है वो हमें अप्रोच करती है और हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर बस वही है कि अगर हमें थोड़े से हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर दिए जाएं ऑन शॉर्ट वे, थोड़ा सा हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ठीक कर लिया जाए रेमिटेंसेस के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर हम अपनी रेमिटेंसेस को दोबारा एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मैन पावर तो वापस नहीं आ रही ना, हमने मैन पावर को एडअप करना है। राइट। चले, वन लास्ट क्वेश्चन, कोई अगर यंगस्टर बाहर जाना चाहता है, जैसे आपने बताया कि उसको ये रिक्वायरमेंट है और वो इस तरीके से जा सकता है, और क्या चीज़ है जो आप समझते हैं कि वो कंट्री टारगेट करे, उसकी लैंग्वेज को टारगेट करे, क्या चीज़ें जो उसको अपने अंदर भी
बिल्ट इन करने की ज़रूरत है? देखें जो तो गल्फ स्टेट्स के अंदर जो भी मैन पावर हमारे जो कि स्पेशली वाइट कॉलर जॉब जो जाना चाहते हैं वो उसके लिए तो सबसे पहले गल्फ स्टेट्स के लिए इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को और अपने मैनर्स को ठीक करें, क्योंकि डिग्री होल्डर तो वो ऑटोमेटिकली होता है। और अगर यूरोपियन मार्केट्स के अंदर उसका फोकस है कि हमने यूरोपियन मार्केट में जाना है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को उस लैंग्वेज को सीखें, उसको बेसिक्स उसके वो आनी चाहिए, उसके बाद ही विल बी एलिजिबल के वहाँ पे अप्लाई करें। थ्रू आप पर्सनल भी कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। वेल थैंक यू सो मच। अदनान फराचा साहब मौजूद थे। जाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट टैप करने की कोशिश की, जिसमें ऑब्वियसली जो आई एम श्योर के जो यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। तो डोंट वरी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पूरी दुनिया भरी है अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। बस आइडिया ये है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद स्ट्रगल करनी है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।